हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम फाइनली चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th अकाउंट्स का, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। राइट, लास्ट लेक्चर्स में जितने भी हमने किए, थर्ड चैप्टर था दैट वाज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। राइट, एडमिशन में नया पार्टनर आता था, रिटायरमेंट में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिजनेस छोड़ के जाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एडमिशन। एडमिशन में नया पार्टनर बिजनेस में आता था, साथ में वो कैपिटल एंड गुडविल लेके आता था। बट इन रिटायरमेंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जाते जाते वो अपना जो पैसा है कैपिटल लेके जाएगा, कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा लेके जाएगा। और उसे गुडविल कौन पे करेगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब कौन से? फॉर एग्जांपल ए बी सी आर पार्टनर्स। राइट, सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो सी विल बी कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर, एंड ए बी जो बिजनेस आगे बढ़ाएंगे उन्हें कहा जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर। राइट, सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है। राइट, बट इसका हम कोई कंसेप्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जंप करेंगे ऑन दी सम। सम सॉल्व करते करते सम के अंदर जितने भी नए कंसेप्ट है, एज आई सेड यस्टरडे, 90% आपका सेम ही रहेगा जो हमने एडमिशन में किया था। 90% विल बी सेम, कुछ एक आध दूसरी एडजस्टमेंट इधर उधर हो सकती है। राइट, बाकी 90% इट इज द सेम। तो आपको वही जो एडमिशन का नॉलेज है वही रिटायरमेंट के वक्त यूज करना है। बट कुछ कंसेप्ट आएंगे लाइक गेन रेशियो, नॉट सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो आएगा। वो कब और कैसे निकालना है वो हम सम सॉल्व करते वक्त देखते हैं, यस और नो। तो ये गेन रेशियो का कंसेप्ट हम समझते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, जैसे एडमिशन में था, दैट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, वो भी हम देखते हैं। राइट, बट सम सॉल्व करते करते तो मैं क्या कर रहा हूं, आज सॉल्व कर रहा हूं आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1। तो आज हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक का है। क्या दिया है पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड फिर सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान। तो राजा, रानी एंड प्रधान आर द पार्टनर्स, तो तीन पार्टनर्स है who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तो 5:3:2 राजा रानी प्रधान का रेशियो है, नथिंग बट दिस इज आर ओल्ड रेशियो। 5:3:2 इज द ओल्ड रेशियो। राइट, अब उनकी बैलेंस शीट दी उन्होंने 31 मार्च 2019 की। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, तीनों का कैपिटल, राजा रानी प्रधान का कैपिटल। एसेट्स में कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड फर्नीचर। इज इट क्लियर? तो सिंपल तीन पार्टनर है, उनकी ये बैलेंस शीट है, उनका रेशियो है 5:3:2। अंडरलाइन करके उसे मार्क करो एज अ ओल्ड रेशियो, राजा रानी प्रधान। आगे क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो राजा रानी प्रधान पार्टनर्स है, उसमें से प्रधान बोल रहा है कि मैं बिजनेस छोड़ रहा हूं, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस। राइट, तो राजा रानी ने कहा ठीक है आप जाओ, हम बिजनेस आगे बढ़ा देते। तो राजा रानी बिकेम कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड प्रधान बिकेम रिटायरिंग पार्टनर, यस, रिटायर्ड पार्टनर। सो हु इज रिटायर्ड पार्टनर? प्रधान। हु इज कंटिन्यूइंग पार्टनर? राजा एंड रानी। राइट, आगे पहला एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स 20,000। रेज्ड, तो जो कंसेप्ट हमने गुडविल रेज का पहले पढ़ा है एडमिशन में, तो रेज करते वक्त क्या होगा? पहला इफेक्ट एसेट्स में जाएगा एंड दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गुडविल आप लिख रहे हो, रेज कर रहे हो, मतलब पार्टनर्स का फायदा है। राइट, फिर से सॉल्व करते वक्त देखते हैं, बट ये किया हुआ कंसेप्ट है तो देखो फिर से वही आ रहा है, यस और नो। अब यहां पर हु आर दी ओल्ड पार्टनर्स? यहां पर राजा, रानी, प्रधान तीनों ओल्ड पार्टनर्स है, यस और नो। तीनों पहले से ही पार्टनरशिप में है। सो प्रधान इज नॉट द न्यू पार्टनर, राजा रानी प्रधान तीनों मिला के ओल्ड पार्टनर है, उसमें से प्रधान इज द रिटायरिंग पार्टनर एंड राजा रानी आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जब मैं रिटायरमेंट में कहूंगा तो सारे पार्टनर आर ओल्ड पार्टनर, मतलब राजा रानी प्रधान तीनों भी ओल्ड पार्टनर्स है, ये दिमाग में डाल दो। इज इट क्लियर? तो पहली एडजस्टमेंट में गुडविल रेज करना है, दूसरी एडजस्टमेंट स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%। सिंपल है, तीनों को डेप्रिसिएट करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। तो ये भी हमने किया हुआ है, यस और नो, एडमिशन में बहुत बार किया है। थर्ड, RBDD, दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। डेटर से 5% RDD सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल है। चौथा, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ ऑन क्रेडिटर्स। तो जो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है उनसे क्या करो? 200 रुपये राइट ऑफ करो, यानी कि क्रेडिटर्स में से 200 रुपये हटा दो। तो ठीक है, वो भी हटा देंगे। पांचवा, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान। प्रधान को जो पैसे देने हैं, अब प्रधान रिटायर हो रहा है ना, प्रधान बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसकी जितनी भी पूंजी, जितना भी कैपिटल या जितना भी अमाउंट बैलेंस बचेगा इन द बिजनेस वो लेके जाएगा। बट वो कह रहे हैं कि पूरा नहीं लेके जाएगा, आप उसको 5,000 अभी दे दो एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अभी 5,000 दे दो, बचा हुआ अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। तो कैसे करना है, सम सॉल्व करते हो देखते हैं, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं।
राइट। बट हमें सम सॉल्व करना है, यानी कि क्या बनाना है, तो मैंने लास्ट लाइन पे कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बनाया है हमने, यस अभी हमने रिटायर एडमिशन में के सम्स में बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर से एडमिशन वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। अब न्यू फर्म यानी कि राजा रानी कंटिन्यू करेगी, उसे फर्म को न्यू फर्म कहेंगे। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट फिर से वही बनाना है जो हम एडमिशन के सम में बना रहे थे, बट फिर से मैं अपनी तरफ से कैश अकाउंट एक्स्ट्रा बनाऊंगा ताकि हमारा कैश का हिसाब आसानी से लगे। इज इट क्लियर? तो फॉर्मेट उसी प्रकार से मैं फिर से बना रहा हूं। मैं पहले पेज पर आ रहा हूं, पहले पेज पर लिख रहा हूं ऊपर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राजा रानी एंड प्रधान। क्या लिख रहा हूं? राजा रानी एंड प्रधान, तीनों पार्टनर्स, तीनों ओल्ड पार्टनर्स है हमारे लिए। उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, राजा रानी प्रधान कॉलम्स एंड नीचे कैश अकाउंट, राइट। छोटा सा कैश अकाउंट उन्होंने नहीं पूछा है, बट हम एज अपनी तरफ से कैश अकाउंट बना रहे हैं। एंड इमीडिएटली मैं सेकंड पेज पर आऊंगा। सेकंड पेज पर मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राजा एंड रानी ब्रैकेट में न्यू फर्म। इन द बुक्स ऑफ व्हाट? राजा एंड रानी ब्रैकेट में न्यू फर्म। अब राजा रानी बिजनेस आगे बढ़ा रहे, प्रधान चला गया तो बिजनेस को आगे कौन बढ़ा रहा है? राजा रानी। तो राजा रानी जो बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं उसे न्यू फर्म कहा जाएगा। तो न्यू फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 वो डेट जिस पर रिटायरमेंट हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2018। तो ये मेरा सेकंड पेज का फॉर्मेट बनेगा। यहां तक क्लियर है? तो हम उसी प्रकार से फॉर्मेट बना रहे हैं जिस प्रकार हम एडमिशन के सम का फॉर्मेट बना रहे हैं, नथिंग न्यू, राइट। अब सम सॉल्व करना है, लेजर से सॉल्व करना है, तो कितनी स्टेप्स अप्लाई करोगे? वही 4 स्टेप जो हम एडमिशन के सम में सॉल्व कर रहे थे, राइट। मैंने आपको तभी कहा था कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पहले 3 स्टेप्स तीनों जगह कॉमन है, बट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में 4 स्टेप्स कॉमन है, राइट। डिसोल्यूशन में पहले 3 स्टेप्स आएगी, डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ते वक्त देखते हैं। तो अभी भी हमें वही 4 स्टेप्स फिर से फॉलो करनी है व्हेन यू आर सॉल्विंग रिटायरमेंट का सम या डेथ का सम सॉल्व करते वक्त भी हमें पहली 4 जो स्टेप्स मैंने बताई, 4 ही स्टेप्स है, यस और नो। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो, आपका ये सम बन जाएगा। तो स्टेप 1 क्या कहता है? तो स्टेप 1 कहता है पुराने पार्टनर्स का कैपिटल पुराने बैलेंस शीट से उठाओ एंड कैपिटल अकाउंट में लिखो। तो वही मैं करूंगा। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल राजा रानी प्रधान का कितना कितना है? 42, 37, 33, 200, उसको उठाऊंगा एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 राजा के कॉलम में, 37,000 रानी के कॉलम में, 33,200 प्रधान के कॉलम में। तो पुराने बैलेंस शीट से कैपिटल उठाया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा। स्टेप नंबर 1 क्लियर है। व्हाट इज स्टेप 2? तो वही स्टेप 2 कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमारे पास क्या है? तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो लायबिलिटी में मुझे दिख रहा है रिजर्व फंड, राइट। तो इस रिजर्व फंड को मैं क्या करूंगा? पुराने पार्टनर्स, तो हुआ पुराने, तीनों पुराने हैं, राइट। तीनों पुराने पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:3:2। तो मैं 15,000 को तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं रिजर्व फंड को उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय रिजर्व फंड। 15,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो राजा को मिल रहा है 7,500, रानी को मिल रहा है 4,500 एंड प्रधान को मिल रहा है 3,000। सो 15,000 को मैंने 5:3:2 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे हम एडमिशन में करते थे वैसे ही। तो स्टेप 2 भी वही है, क्लियर है। तो चलते हैं ऑन स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है? जो हमने तीसरा अकाउंट बनाया कैश अकाउंट, बैलेंस शीट के एसेट्स में उसका बैलेंस देखो कितना है 7,600, वहां से उठाओ एंड कैश अकाउंट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,600, राइट। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखा, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तीसरी स्टेप के हिसाब से कैश का बैलेंस लिख लिया। तो वी आर डन विद द फर्स्ट 3 स्टेप। चौथी स्टेप क्या कहता है? सॉल्व द एडजस्टमेंट। तो मैं चल रहा हूं ऑन द फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। आपको गुडविल को रेज करना है। कितना रेज करना है? 20,000 रुपीज रेज करना है, राइट। तो गुडविल रेज जब हम करते हैं तो इसका सिंपल मतलब दिमाग में डाल दो, रेज करना है मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को लिखना है। गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है तो गुडविल कहां लिखते हैं हम? गुडविल इज आर एसेट। गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज आर एसेट। तो मैं क्या करूंगा, जो गुडविल रेज करना है 20,000 उसे उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में आऊंगा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख रहा हूं गुडविल, आउटर कॉलम में 20,000, दिस इज माय न्यू बैलेंस शीट, उसके एसेट्स में मैं लिख रहा हूं 20,000 एज गुडविल, राइट। तो गुडविल 20,000 मैंने रेज किया। रेज किया मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो। पहले गुडविल नहीं था, अब लिखो। तो कितना गुडविल लिखा? 20,000। कहाँ लिखा? एसेट्स में लिखा। तो गुडविल एसेट्स में लिखने की वजह से एसेट साइड बढ़ेगी। एसेट्स बढ़ेगा मतलब हमारा फायदा है या नुकसान है? एसेट इज इंक्रीजिंग, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है मतलब फायदा है।
तो फायदे को हम नॉर्मली रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, बट ये फायदा है बिकॉज ऑफ गुडविल, तो गुडविल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्टनर्स, तो गुडविल रेज करने का फायदा मैं डायरेक्टली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कितना गुडविल रेज किया मैंने? 20,000। तो गुडविल रेज करने का फायदा मैं इमीडिएटली क्या करूंगा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बट कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गुडविल रेज जब भी करोगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये दिमाग में डाल दो, राइट? तो गुडविल मैंने रेज किया, पहला इफेक्ट आया एसेट्स में, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। मैं आ रहा हूं, लिख रहा हूं बाय गुडविल, एंड 20,000 को मैं 5:3:2 में 5:3:2 में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। राजा को मिल रहा है 10,000, रानी को 6,000 एंड प्रधान को 4,000। 20,000 जो गुडविल मैंने रेज किया, पार्टनर्स कैपिटल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल का फायदा नुकसान विल बी डायरेक्टली borne by the partners, राइट? यहां पर ओल्ड पार्टनर्स में प्रधान को भी गिनना है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रधान पहले से ही बिजनेस में है, तो इस गुडविल में उसका भी हिस्सा है। इन द बुक्स ऑफ राजा रानी एंड प्रधान है, यस और नो? तो ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स है। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर मैंने क्या कर ली? पहली एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन दी सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%। मतलब आपको स्टॉक को भी रिड्यूस करना है, फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है, मशीनरी को भी रिड्यूस करना है। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, काफी बार हमने की हुई है, वही करना है। फाइनल अकाउंट में भी वही किया था, ये सर नो, एनपीसी में भी किया था, एडमिशन में भी किया था, रिटायरमेंट कि कम करो, डेप्रिसिएट करो, रिड्यूस करो, किसे किसे? स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले स्टॉक को रिड्यूस करते हैं, बट स्टॉक है कितना? तो पुराने बैलेंस शीट में चेक करो, हमारे पास स्टॉक है 17,500। तो वो स्टॉक में उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट में लेके आऊंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा 17,500। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर कहूंगा स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10% 1,750। तो 17,500 माइनस 1,750, आउटर कॉलम में बचा 15,750। ये क्लियर है? तो स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन बाहर बचा 15,750, राइट? मैंने पुराने बैलेंस शीट से स्टॉक उठाया, उसे डेप्रिसिएट किया 10% से, तो 17,500 का 10% इज 1,750। माय फाइनल अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 15,750। सिंपल है। अब स्टॉक को हम डेप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब हमारा फायदा है या नुकसान है? आंसर इज नुकसान, क्योंकि स्टॉक इज एसेट, एसेट कम हो रही है मतलब लॉस है, यस और नो? तो इस लॉस को मैं उठाऊंगा एंड मैं उसे कहां लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखूंगा टू स्टॉक 1,750। स्टॉक की वजह से मेरा 1750 का नुकसान हुआ, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। तो नुकसान हो रहा है, वही कंसेप्ट, नुकसान हो रहा है तो डेबिट में मैंने सेकंड इफेक्ट दे दिया, तो स्टॉक रिड्यूस हो गया। सेम वे इसी एडजस्टमेंट में कह रहे हैं फर्नीचर को रिड्यूस करो, तो देखो पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास 5,000 का फर्नीचर है, तो फिर से मैं पुराने बैलेंस शीट से 5,000 का फर्नीचर उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं फर्नीचर 5,000, राइट? फिर से कितने से डेप्रिसिएट करना है? 5%। तो नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 5%, तो 5,000 का 5% इज 250, तो 5,000 माइनस 250 बाहर बचेगा 4,750, राइट? पुराने बैलेंस शीट से 5,000 उठाए, लिखे एंड 250 डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया, तो माय टोटल फर्नीचर टू द आउटर कॉलम इज 4,750। अगेन फर्नीचर इज एसेट, एसेट कम हो रही है, हमारा नुकसान है, नुकसान कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू फर्नीचर 250। 250 से मैंने फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया, तो टू फर्नीचर अकाउंट 250 मेरा नुकसान है। क्लियर है? अब इसी एडजस्टमेंट में फिर से कह रहे हैं मशीनरी को 11% से डेप्रिसिएट करो, तो देखो पुराने बैलेंस शीट में कितने की मशीनरी है? 30,000। तो फिर से पुरानी बैलेंस शीट से 30,000 की मशीन उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिखो मशीनरी इन अ कॉलम 30,000। इमीडिएटली माइनस डेप्रिसिएशन 11%, तो 30,000 का 11% इज 3,300, सो 30,000 माइनस 3,300, बाहर मेरा मशीनरी बचा 26,700, राइट? सो मैंने मशीनरी को 11% से डेप्रिसिएट कर दिया। सिंपल है। अब इसका मुझे क्या करना है? सेकंड इफेक्ट। तो डेप्रिसिएट क्या कर रहा हूं मैं? मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा हूं, तो मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है मतलब फिर से नुकसान है, एसेट है, एसेट कम हुई, नुकसान है, तो इस 3,300 नुकसान को उठाऊंगा एंड रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट 3,300। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर मेरे एडजस्टमेंट 2 के हिसाब से स्टॉक रिड्यूस हुआ, फर्नीचर रिड्यूस हुआ, मशीनरी रिड्यूस हुआ, मशीनरी रिड्यूस करने का डबल इफेक्ट हो गया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 2। काफी सिंपल थी, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी को डेप्रिसिएट करना था नए बैलेंस शीट के एसेट्स में। देखो मैंने तीनों को डेप्रिसिएट कर दिया, तीनों का जो डेप्रिसिएशन का नुकसान है वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख लिया, राइट? अब चलते हैं ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट, वो भी सिंपल है, RBDD, दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड
एट 5% ऑन डेटर्स, नथिंग बट डेटर्स से आपको RDD सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से पुराने बैलेंस शीट में कितने डेटर्स है 18,000, वो उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट में लेके आऊंगा डेटर्स इनर कॉलम में 18,000 एंड इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर माइनस RDD या माइनस RBDD 5%, तो 18,000 का 5% बना 900, तो मैंने लिखा माइनस RBDD 900, तो 18,000 माइनस 900, बाहर बचे 17,100, राइट। 18,000 के डेटर्स है, उसमें से 900 रुपए शायद डूब सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो सब्ट्रैक्ट किया, 17,100 डेटर्स बाहर बचे। अब फिर से डेटर कम हो रहा है, तो डेटर इज आर एसेट, एसेट कम हो रही है, तो RDD हमारे लिए बन गया नुकसान, तो RBDD का सेकंड इफेक्ट में दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू RBDD आउटर कॉलम में 900, राइट। तो मुझे नुकसान हुआ 900 रुपए का, राइट। तो जो जो एसेट कम हो रही नुकसान है, मैंने उठा के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख लिया। यहां तक क्लियर है? सो वी आर डन विथ एडजस्टमेंट 3 ऑल्सो, सिंपल है। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 4, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये भी सिंपल है, क्रेडिटर्स से 200 रुपए राइट ऑफ करो, क्रेडिटर्स से 200 रुपए क्या करो, राइट ऑफ करो, निकाल दो। तो वेयर इज माई क्रेडिटर्स, तो पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखो मेरे पास कितने क्रेडिटर्स है, 11,200 के क्रेडिटर्स है, यस और नो। तो वो क्रेडिटर्स में 11,200 वहां से उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखूंगा क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 11,200, यस और नो। ये क्लियर है सबको? मैंने क्या किया, पुराने बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स उठाए, नए बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखे। अब एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स को आपको 200 रुपए से राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब क्रेडिटर्स से 200 रुपए निकाल दो, कम करो क्रेडिटर्स को 200 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिटर्स में आ रहा हूं, वहां पर लिख रहा हूं माइनस रिटर्न ऑफ 200, क्या लिख रहा हूं, माइनस रिटर्न ऑफ 200, तो 11,200 माइनस 200, बाहर मेरे क्रेडिटर्स बचे 11,000। पुराने बैलेंस शीट से 11,200 उठाए, लिखे, राइट। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि 200 राइट ऑफ करो, तो वो 200 मैंने राइट ऑफ कर लिया। राइट ऑफ मतलब कम किया, क्रेडिटर्स को माइनस किया, राइट ऑफ करो, निकाल दो, तो क्रेडिटर्स से 200 रुपए निकाल दिए, तो क्रेडिटर्स बाहर बचे 11,000। ये पहला इफेक्ट क्लियर है। अब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब हमारा फायदा है या नुकसान है? आंसर इज लायबिलिटी कम होने पर हमारा फायदा है। लायबिलिटी यानी कि कर्जा, कर्जा रिड्यूस हो रहा है, यस और नो। कर्जा रिड्यूस होने पर आपका फायदा है, यस और नो। तो 200 रुपए से मेरा फायदा हो रहा है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरा फायदा है, तो इस 200 रुपए फायदे को मैं उठाऊंगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स 200, की क्रेडिटर्स कम होने से मेरा 200 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर है? तो चौथा एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्रेडिटर्स से 200 राइट ऑफ किए, फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिख लिया। अब चलते हैं ऑन द 5th एंड द लास्ट एडजस्टमेंट। वो कह रहे आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इस एडजस्टमेंट में दो हिस्से हैं, एक वो कह रहे कि 5,000 प्रधान को दे दो एंड अगर उसका कोई अमाउंट बैलेंस बचता है तो वो प्रधान के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। इज इट क्लियर? तो दो हिस्से कि एक प्रधान को 5,000 कैश दे दो एंड अगर उसके अकाउंट में कुछ बैलेंस बचता है तो वो लोन अकाउंट में, प्रधान के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं 5,000 टू बी पेड इन कैश। किसे पे करना है? प्रधान को पे करना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पांचवें एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि 5,000 प्रधान रिटायर हो रहा है तो आपको उसको पेमेंट करना है, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसका जितना पूंजी, जितना कैपिटल, जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है वी हैव टू पे हिम, राइट। बट अभी हम उसे सारा पे नहीं कर रहे, अभी हम उसे कितना पे कर रहे हैं? 5,000। 5,000 पे करो एंड बची हुई अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर करो। दोनों को मैं एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, 5,000 टू बी पेड इन कैश उसे सॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो 5,000 में क्या पे कर रहा हूं? कैश। किसे पे कर रहा हूं? प्रधान को। तो मुझे इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। अब अगेन 5,000 मुझे क्या पे करना है? कैश। तो मैं आ रहा हूं कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय प्रधान कैपिटल 5,000। क्या लिख रहा हूं? बाय प्रधान कैपिटल 5,000, राइट। कैश जारी है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो एडमिशन का उल्टा, एडमिशन में नया पार्टनर कैपिटल लेता था हम डेबिट साइड में लिखते थे टू नए पार्टनर का कैपिटल, यस और नो। जैसे कि लास्ट सम में आलिया था तो टू आलियाज कैपिटल हमने लिखा था कि आलिया ने कैपिटल लाया, यस और नो। या उससे किसी पहले सम में कोई और था तो उसका टू कैपिटल, कैपिटल का पैसा कैश में आएगा तो डेबिट। अब उल्टा हो रहा है, हम प्रधान को कैश दे रहे हैं तो कैश इज गोइंग आउट, राइट। तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय प्रधान कैपिटल ₹5,000, अमाउंट कॉलम में 5,000 कि प्रधान को मैंने 5,000 कैश दी तो कैश जारी है, कैश के क्रेडिट में,
ये समझ में आया पहला इफेक्ट। मैं 5,000 रुपये प्रधान को दे रहा हूँ तो 5,000 रुपये कैश गई कैश के क्रेडिट में, तो कैश के क्रेडिट में मैंने किसे पे किया, प्रधान को पे किया, तो बाय प्रधान कैपिटल 5,000। एंड इसका उल्टा इफेक्ट आएगा प्रधान कैपिटल के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट प्रधान के कॉलम में 5,000। इज इट क्लियर? एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कैश पे करो, किसे पे करो, प्रधान को। कितना पे करो? 5,000। तो कैश गई कैश के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रधान कैपिटल 5,000। एंड उसका दूसरा इफेक्ट मैं प्रधान को दे रहा हूं तो डेबिट द रिसीवर, प्रधान कैपिटल विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट प्रधान के कॉलम में 5,000। तो इस तरह से आपका डबल इफेक्ट दिखना चाहिए। जैसे कैपिटल लाने का एंट्री है उसका उल्टा यहां पर देखो, कैपिटल लाने का एंट्री कैश के डेबिट में होता था एंड पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में होता था। यहां पर एग्जैक्टली रिटायरमेंट में उल्टा हो रहा है, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। इज इट क्लियर? कैश गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश के क्रेडिट में, राइट। एंड ये कैश किसने ली या किसको दी या किसको मिली, प्रधान को, तो प्रधान कैपिटल के डेबिट में प्रधान कॉलम में 5,000। ये क्लियर है, राइट। तो यहां पर हमने जो 5,000 उसे पे किया वो एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई, बट इसका अभी भी अगला पार्ट बाकी है कि रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इज अ लोन अकाउंट। मतलब प्रधान अकाउंट को या प्रधान कैपिटल को अगर मैं अभी बैलेंस करूंगा तो उसके अकाउंट में जितना अमाउंट बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बट हम प्रधान का कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड फिर प्रधान को हम बैलेंस करके देखेंगे कि कितना लोन आ रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पांचवें एडजस्टमेंट में दो हिस्से थे, कैश पे करो 5,000, वो मैंने पे कर दी प्रधान को 5,000। अब वो कह रहे प्रधान का बचा हुआ अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर करो। तो बचा हुआ अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रधान कैपिटल को क्लोज करना पड़ेगा। बट कैन वी क्लोज कैपिटल बिफोर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट? आंसर इज नो। मुझे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है एंड फिर प्रधान कैपिटल को बैलेंस करना है। तो ये जो अगला पार्ट है लोन अकाउंट वाला, उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने पर देखो डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो आपको रिवैल्यूएशन लॉस मिल रहा है 6,000 रुपीज। सबको रिवैल्यूएशन लॉस मिलना चाहिए 6,000 रुपीज। तो 6,000 हमारा रिवैल्यूएशन लॉस है। अब इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स यानी कि राजा रानी प्रधान तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6,000 को अगर मैं राजा रानी प्रधान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो राजा को मिल रहा है 3,000, रानी को मिल रहा है 1,500 एंड प्रधान को मिल रहा है 1,200। तो 6,000 इज माई रिवैल्यूएशन लॉस। उसे मैंने तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो राजा को लॉस मिल रहा है 3,000, रानी को लॉस मिल रहा है 1,800 एंड प्रधान को लॉस मिल रहा है 1,200। इमीडिएटली ये लॉस मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठाऊंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। राजा के कॉलम में 3,000, रानी के कॉलम में 1,800, प्रधान के कॉलम में 1,200। तो रिवैल्यूएशन लॉस उठाया, पार्टनर्स कैपिटल में लिख लिया। डबल इफेक्ट क्लियर है यहां तक? तो जैसे हम एडमिशन में करते थे कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते थे, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फिर पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करते थे, वही सीक्वेंस यहां पर फॉलो करना है, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच में चला गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, लेकिन तीनों को एक साथ क्लोज नहीं करना है। जो रिटायर हो रहा है पहले उसका कॉलम बैलेंस करो, ऑलवेज हेंसफोर्थ, राइट। एडमिशन में क्या होते थे, हम तीनों को एक साथ बैलेंस करते थे, जो बैलेंस होता था उसे बैलेंस शीट में कैरी करते थे। बट इन रिटायरमेंट आपको शुरुआत करना है विद द रिटायरिंग पार्टनर। तो मैं सबसे पहले सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम को बैलेंस करूंगा, बाकी दोनों को नहीं। मतलब मैं प्रधान को सिर्फ बैलेंस करूंगा। तो प्रधान को बैलेंस करने के लिए हम स्टार्टिंग टोटल ऑफ प्रधान के क्रेडिट साइड की टोटल 3 आइटम से उनकी टोटल इज 40,200। तो प्रधान कैपिटल का क्रेडिट इज 40,200। सेम वे प्रधान कैपिटल के डेबिट में 2 एंट्रीज है, उसका टोटल है 6,200। तो प्रधान कैपिटल क्रेडिट इज 40,200, प्रधान कैपिटल डेबिट इज 6,200। यस और नो? तो बड़ी अमाउंट इज 4,200, तो मैं दोनों तरफ टोटल में 4,200 लिखूंगा, राइट। एंड आई विल कैलकुलेट द डिफरेंस। 4,200 माइनस 6,200, प्रधान कैपिटल का डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड इज 34,000। यस और नो? 40,200 बड़ी अमाउंट,
-6200 छोटी अमाउंट, प्रधान कैपिटल का डिफरेंस आ रहा है 34,000, मतलब प्रधान के कैपिटल में अभी भी 34,000 रुपीज बचे हैं, जो कि एडजस्टमेंट के हिसाब से रिमेनिंग अमाउंट 34,000 क्या करनी है, टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन। हिज मतलब किसके, प्रधान लोन। तो इस 34,000 के सामने मैं लिख रहा हूं टू प्रधान लोन अकाउंट, तो जो 34,000 बचे थे उसको मैंने लिखा टू प्रधान लोन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो प्रधान बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो बिजनेस छोड़ने पर बाकी पार्टनर्स को या बिजनेस को प्रधान को 34,000 रुपीज देने हैं, बट बिजनेस ने अभी उसको 5,000 दिए, 34,000 अभी भी प्रधान के नाम पर बाकी है, जो हम उसे अभी नहीं पे करेंगे, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, एज अ लोन अकाउंट्स में लिख रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि प्रधान को जो पैसे देने हैं अभी हमारे पास नहीं है, अभी ये अमाउंट हम एज अ लोन बिजनेस में रखते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा करके हम उसे चुका देंगे। जैसे लोन हम थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हैं, वैसे 34,000 जो प्रधान के है वो थोड़ा थोड़ा करके हम प्रधान को रीपे करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये जो 34,000 है मैंने उसको क्या कहा, टू प्रधान लोन अकाउंट। अब इस प्रधान लोन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, ये कर्जा है, लोन है, तो उसको उठाऊंगा एंड मैं लायबिलिटी साइड में लिखूंगा प्रधान लोन 34,000, राइट। क्रेडिटर्स की ऊपर वाले लाइन पे लिख रहा हूं प्रधान लोन अकाउंट 34,000। इज इट क्लियर? तो जो प्रधान का बैलेंसिंग फिगर था 34,000, बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके हिसाब से मैंने उठाया एंड लायबिलिटीज में लिख लिया प्रधान लोन 34,000। तो ये जो बिजनेस है, फर्म है, इनके ऊपर 34,000 का कर्जा है जो उनको प्रधान को लौटाना है। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं मतलब क्या, कि ये एडजस्टमेंट के हिसाब से वी आर डन, कि प्रधान का बैलेंस हमने प्रधान लोन में ट्रांसफर कर लिया, तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 5। हमारा एडजस्टमेंट 5 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं एंड क्लोज करते हैं बचे हुए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो मैं बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल को क्लोज कर रहा हूं। तो बचे हुए पार्टनर्स में कौन कौन है, तो मेरे पास राजा एंड रानी है। तो जैसे हम नॉर्मल बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस करो एंड राजा एंड रानी का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो। दोनों का क्रेडिट साइड बड़ा है, राइट। तो राजा एंड रानी का जो बैलेंस आ रहा है, राजा का बैलेंस आ रहा है 56,500, रानी का बैलेंस आ रहा है 45,700, राइट। दोनों का कैपिटल का क्रेडिट बड़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ऑन द डेबिट साइड। राजा का बैलेंसिंग फिगर देखो 56,500 एंड रानी का बैलेंसिंग फिगर है 45,700। चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो बैलेंसिंग करके, राइट। फिर इन बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मली जैसे हम पहले लिखते थे कि जो बचा हुआ कैपिटल है उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि राजा का जो बचा हुआ कैपिटल है हम कैरी कर रहे हैं, रानी का भी बचा हुआ कैपिटल हम कैरी कर रहे हैं। कहां कैरी कर रहे हैं, तो नए बैलेंस शीट में। तो मैं राजा एंड रानी का कैपिटल उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, राजा 56,500, रानी 45,700, राइट। तो राजा रानी का बचा हुआ कैपिटल उठाया एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख लिया। क्लियर है ये भी, राइट। सो हमने जो 3 लेजर अकाउंट बनाए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ, उसमें से अभी भी हमारा तीसरा यानी कि कैश अकाउंट क्लोज करना बाकी है। तो कैश अकाउंट को मैं बैलेंस कर रहा हूं, सिंपल डेबिट में एक एंट्री है, क्रेडिट में एक एंट्री है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,600। तो कैश का बैलेंस आ रहा है 2,600, जिसमें मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,600। मतलब कैश में अभी भी आपके पास 2,600 बचे हैं, कैश इज आर एसेट। तो मैं कैश को कैश अकाउंट से उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा कैश 2,600, राइट। तो हमारे तीनों लेजर अकाउंट्स बंद हो गए, रिवैल्यूएशन क्लोज हुआ, पार्टनर्स क्लोज हुआ एंड अभी मैंने कैश क्लोज करके कैश का बैलेंस एसेट्स में लिख लिया, राइट। एंड अब फाइनली क्या होना चाहिए, अब फाइनली मेरी नई बैलेंस शीट शुड गेट टैली। बट टैली करने से पहले जो हम एडमिशन में करते थे वही करना है, कंपैरिजन ऑफ न्यू बैलेंस शीट विद द ओल्ड बैलेंस शीट स्टार्टिंग विद लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मेरे पास पहला आइटम है क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर्स नए बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या, आंसर इज यस। तो मुझे क्रेडिटर को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है उनके पास बैंक ओवरड्राफ्ट। तो नए बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ हमने कुछ किया क्या एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त, आंसर इज नो। तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट 9,600। ये क्लियर है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट वाज अनटच्ड, तो अनटच्ड मैंने उठाया एज लायबिलिटी में लिख लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, तो उठा के मैंने लायबिलिटी में लिख लिया, राइट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद पुराने बैलेंस शीट में था रिजर्व फंड, बट रिजर्व फंड ऑलरेडी हमने स्टेप 2 में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इट इज टच्ड, इट इज नॉट अनटच्ड, तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं। एंड लास्ट आइटम आपके पास है कैपिटल अकाउंट राजा रानी प्रधान। तो उसमें से राजा एंड रानी का कैपिटल दिख रहा है
एंड प्रधान रिटायर हो गया तो उसका कैपिटल नहीं दिखेगा, उसके बदले में उसका लोन दिख रहा है, तो अगेन आई डोंट हैव टू टच राजा रानी एंड प्रधान का कैपिटल, राइट। या सिंपली हमने क्या किया, उसे स्टेप 1 में पार्टनर्स के क्रेडिट में लिख लिया, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मेरा लायबिलिटी टू लायबिलिटी कंपेरिजन हो गया। अब मैं चलता हूं पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स टू एसेट्स कंपेयर करता हूं। स्टार्टिंग विद पहला एसेट्स क्या है मेरे पास, कैश। तो कैश हमारे पास अभी आया 2600 चेंज होके, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर था डेटर्स, तो नए डेटर्स यहाँ पर ऑलरेडी माइनस करके हमने लिख लिए नए बैलेंस शीट में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास था स्टॉक, नए बैलेंस शीट में हमने स्टॉक लिखा, क्या आंसर इज यस, हमने उसे डेप्रिसिएट किया, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास था मशीनरी, उसे भी मैंने नए बैलेंस शीट में लिख लिया, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास था लैंड, नए बैलेंस शीट में कहीं पर हमें लैंड दिख रहा है क्या, आंसर इज नो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैंड उठाना पड़ेगा एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना पड़ेगा, बिकॉज लैंड के साथ हमने कहीं पर भी कुछ भी नहीं किया, ना किसी एडजस्टमेंट में, ना कहीं पर पोस्टिंग में, तो लैंड इज अनटच्ड, उसे उठा के नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख रहा हूँ लैंड 70,000 आउटर कॉलम। एंड लास्ट आइटम उनके पास बैलेंस शीट में है फर्नीचर, बट फर्नीचर ऑलरेडी आई हैव डेप्रिसिएटेड, तो मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा पूरा कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। तो अब फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली, मेरा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो अगर मैं लायबिलिटी एंड एसेट्स की टोटल लेता हूं, तो टोटल आ रही है 1,56,900 ऑन द लायबिलिटी साइड, 1,56,900 ऑन द एसेट साइड। इज इट क्लियर? तो हमने पूरा सम सॉल्व किया, इसमें कुछ नया दिखाई नहीं हमें, राइट। गुडविल रेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ इस बार क्या है, जो प्रधान है उसे भी हम ओल्ड पार्टनर कंसीडर कर रहे हैं, नथिंग न्यू। तो यही इस प्रकार हमेशा रिटायरमेंट का सम बनेगा। एडजस्टमेंट के हिसाब से हम बस चेंज करेंगे अपना अपना, बाकी सेम अप्रोच रखना है जो एडमिशन के वक्त था, यस और नो। नहीं कुछ एडजस्टमेंट आई तो बस अप्रोच चेंज करेंगे, स्टेप्स चेंज नहीं होगी, अप्रोच चेंज होगा। देखते हैं आने वाले सम्स में। तो ये सिंपल सम था, सब लोग फिर से इसे 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे एंड कल हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। अभी हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 किया था, कल हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। तो वो पढ़ो एंड उसका फॉर्मेट अगर आपको पता चल रहा है कि क्या फॉर्मेट है तो उस हिसाब से ड्रॉ करके रखो, राइट। चलो तो फिर आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।